हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी। एज यू ऑल नो, सर्जी एकेडमी की तरफ से अपकमिंग एचपी टेट एग्जाम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिस्कशन सीरीज स्टार्ट की गई है। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। सो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज For the first time, the word psychology was introduced by. So, मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज रुडोल्फ गोकल, ऑप्शन बी इज विलियम जेम्स, ऑप्शन सी इज सिगमंड फ्रॉइड एंड ऑप्शन डी इज कार्ल जंग, दैट इज C.G. जंग। सो एज वी ऑल नो, साइकोलॉजी वर्ड जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था रुडोल्फ गोकल के द्वारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, रुडोल्फ गोकल ने जो साइकोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले कब दिया था? सो वर्ड साइकोलॉजी जो है ये दिया था इन्होंने 1590 में। और कहां पे? तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी बाय द नेम ऑफ साइकोलॉजिया। सो साइकोलॉजिया वाज द बुक जिसमें इस मतलब इस वर्ड को सबसे पहले पब्लिश किया गया है बाय रुडोल्फ गोकल। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशंस आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। सो शिक्षार्थी, अधिगम की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू हैं। तो ऑप्शन ए है फिलॉसफी, ऑप्शन बी इज साइकोलॉजी, ऑप्शन सी इज मैथमेटिक्स एंड ऑप्शन डी इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो फ्रॉम द अबव 4 जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में कौन कौन आ जाएगा? लर्नर आ जाएगा, लर्निंग प्रोसेसेस आ जाएंगे और जो भी लर्निंग कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो आ जाएंगी। सो यहां से एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप याद रख सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। सो इट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। सो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया गया है और हर एक टीचर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो टू कैटर या टू सेटिस्फाई, आप कह सकते हैं, टू सेटिस्फाई individual needs of the learner। सो एज वी ऑल नो, एक क्लास में डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। सो सबकी नीड्स जो हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। उनको फुलफिल करने के लिए एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है सो दैट वो उसके अकॉर्डिंग जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको फर्दर मेंटेन कर पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? ऑप्शन ए इज 1920, ऑप्शन बी इज 1916, ऑप्शन सी इज 1911 एंड ऑप्शन डी इज 1930। सो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1916। याद रखिएगा, यहां पे वर्ल्ड नहीं पूछी गई, इंडिया की पूछी गई है। सो इंडिया में जो सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो इस्टेब्लिश की गई थी बाय एन सेनगुप्ता, एन सेनगुप्ता। सो ही वॉज द वन जिन्होंने इंडिया की सबसे पहली साइकोलॉजिकल लैब ओपन की है। कहां पे ओपन की थी? तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में
कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, और कब इस्टेब्लिश की है तो 1916 में। सो ये तो बात हो गई इंडिया की। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो दैट इज इस्टेब्लिश्ड बाय विलियम वुंड। विलियम वुंड। और कहां पे इस्टेब्लिश की थी इन्होंने तो लिप्जिंग जर्मनी में। लिप्जिंग जर्मनी में। एंड कब इस्टेब्लिश की है तो 1879 में। सो याद रखिएगा विलियम वुंड के द्वारा साइकोलॉजिकल फर्स्ट लैब जो है वो इस्टेब्लिश की गई है जर्मनी में 1879 में। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में इस्टेब्लिश की है NN सेनगुप्ता ने, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। और कहां पे इस्टेब्लिश की है तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक्स प्लेस अंडर। अवलोकन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए इज लैबोरेटरी, ऑप्शन बी इज क्वाइट प्लेसेस, ऑप्शन सी इज नेचुरल कंडीशंस एंड ऑप्शन डी इज कंट्रोल्ड कंडीशंस। सो इस क्वेश्चन का आपके पास जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल कंडीशंस। याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन जो है मतलब दो तरह से यहां से आपको याद रखना है, डिफरेंट मेथड्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, जिसमें एक है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। ऑब्जेक्टिव मेथड है ये, जहां पे जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो ऑब्जर्वर है, ये दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड है ऑब्जर्वेशन के लिए दैट इज द नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस। तो जब भी नेचुरल कंडीशंस होंगी तो आप चीजों को बेस्ट वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑब्जर्वेशनल मेथड किसके अंडर होता है या किसके अंडर ऑब्जर्वेशन की जाती है तो इट इज डन अंडर नेचुरल कंडीशंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट। मनोविज्ञान को जीव के पर्यावरण के साथ क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो अगर आपने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट्स में से भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड स्टेटमेंट्स आपको एज सच ही याद रखनी है। सो ये एक स्टेटमेंट है साइकोलॉजी की विच इज गिवन बाय वर्ड्सवर्थ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ ने डिफाइन किया है कि साइकोलॉजी क्या है, जहां पे मतलब ये एक साइंटिफिक स्टडी है एक पर्सन की, वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है उसके एनवायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज वेल नोन फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को डैश क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इज मेमोरी, ऑप्शन बी इज परसेप्शन, ऑप्शन सी इज पर्सनैलिटी एंड ऑप्शन डी इज इंटेलिजेंस। सो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? सो गेस्टाल्ट मीन्स एज होल। ये सिंपल आप होल लिख सकते हैं, मतलब कि संपूर्ण। तो जितने भी गेस्टाल्टिस्ट हैं वो किस चीज पे फोकस करते हैं? वो फोकस करते हैं चीजों की परसेप्शन पे एज अ होल। मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज की होल लर्निंग कर रहे हैं या होल परसेप्शन कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज बेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो यही इनका एक कोट भी दिया गया है दैट होल इज ऑलवेज greater
than the sum of its parts. ठीक है, मतलब कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी किस पे फोकस करती है, परसेप्शन ऑफ थिंग्स एज अ होल, परसेप्शन ऑफ थिंग्स एज अ होल। सो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। सो बिहेवियर्स को स्टडी करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहार के अध्ययन की सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन बी इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन सी इज सर्वे मेथड, ऑप्शन डी इज केस स्टडी मेथड। सो यहां पे जो आंसर हो जाएगा सबसे साइंटिफिक कौन सा है मेनली, तो साइंस में आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक एज वेल एज ऑब्जेक्टिव मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मेथड आपका डिफाइन करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, जहां पे डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। तो 3 तरह के वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, तो कॉज जो है वो इसी में आ जाएगा। ठीक, सेकेंड वन आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स एज द नेम इंडिकेट्स जो किसी पर डिपेंड करते हैं, सो ये आ जाएगा इफेक्ट। एंड थर्ड जो वेरिएबल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स विच मे और मे नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। तो सिंपली जैसे आप मान लीजिए कि आपने ए प्लस बी, ये आपने कोई 2 रिएक्टेंट्स लिए और इनके कॉम्बिनेशन से आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया सी। अब यहां पे ए और बी आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये सिंपली कॉज है, क्योंकि अगर ए और बी नहीं होंगे तो सी का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आप अपने अकॉर्डिंग इनको कम ज्यादा कर सकते हैं। सी इज द प्रोडक्ट विच इज द इफेक्ट, तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आप रिएक्टेंट लेंगे उसी अकॉर्डिंग आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस या और कुछ हो सकता है विच मे और मे नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, तो जो आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को अफेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपका साइंटिफिक इक्वेशन से ही हमने इस चीज को समझा है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है आपका, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आप ऑब्जर्व भी करेंगे बिहेवियर को, रिएक्टेंट्स के बिहेवियर को या प्रोडक्ट्स के बिहेवियर को, तो उस अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से अच्छा एक और चीज याद रख सकते हैं, जैसे केस स्टडी मेथड है, तो यहां से भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि जो भी स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनकी
मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट इज द केस स्टडी मेथड. सो केस स्टडी मेथड इज यूज्ड टू स्टडी, इट इज यूज्ड टू स्टडी चिल्ड्रन with special needs. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. द स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी दैट इज कंसर्न्ड विद द अनकॉन्शियस मोटिव्स ऑफ बिहेवियर. तो मनोविज्ञान में विचार की वह पाठशाला जो व्यवहार के अचेतन उद्देश्यों से संबंधित है. ऑप्शंस हैं ह्यूमैनिज्म, ऑप्शन बी इज साइको एनालिसिस दैट इज मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन सी इज बिहेवियरिज्म दैट इज व्यवहारवाद, एंड डी इज स्ट्रक्चरलिज्म दैट इज संरचनावाद. सो सबसे पहले अगर हम डिफरेंट स्कूल्स की बात करें तो ह्यूमैनिज्म आपका किस पे फोकस करता है? ह्यूमैनिज्म फोकस करता है सेल्फ पे. मतलब इनके अकॉर्डिंग ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है इट इज कंसर्न्ड विद द सेल्फ कॉन्सेप्ट. जितने भी ह्यूमैनिस्ट हैं जिसमें मेनली आपके पास दो ही आते हैं, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स, तो इनका ये मानना है कि अल्टीमेट एम क्या है ह्यूमन मोटिवेशन का, दैट इज टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें साइको एनालिसिस की, तो साइको एनालिसिस में जो सिगमंड फ्रॉइड हैं फर्स्टली वो इसके फादर हैं, और वो क्या कहते हैं कि साइको एनालिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले दैट इज मनोविश्लेषणवाद. तो मन का विश्लेषण करना है जिसमें ये हर तरह के बिहेवियर का जो अल्टीमेट कारण बताते हैं दैट इज द अनकॉन्शियस डिजायर्स. अनकॉन्शियस डिजायर्स मतलब हमारे अचेतन मन की जो इच्छाएं हैं आप कह सकते हैं, उनकी वजह से हम कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म. सो बिहेवियरिज्म के फादर हैं जेबी वॉटसन, और जेबी वॉटसन किस पे फोकस करते हैं, या जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो किस पे फोकस करते हैं? तो वो फोकस करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, मतलब बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन पे. लास्ट वन है स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं विलियम वुंट, जो कि किस पे फोकस करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे, या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं. तो हमारा मन, हमारी चेतना, वो कौन कौन से मुख्य एलिमेंट से या मुख्य तत्वों से मिलकर के बनी है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी पे फोकस किया जाता है अंडर स्ट्रक्चरलिज्म. सो बेस्ड ऑन द अबव ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा. तो जहां पे भी जैसे अनकॉन्शियस मोटिव्स आता है या अनकॉन्शियस डिजायर्स आता है, तो वहां पे आप जा सकते हैं विद साइको एनालिसिस विच इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. इसके फादर कौन है? दैट इज सिगमंड फ्रॉइड. Next question is question number 9. Which area of psychology focuses on using rewards and punishments to modify behavior? मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र व्यवहार को संशोधित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए इज बायोसाइकोलॉजी, ऑप्शन बी इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑप्शन सी इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ऑप्शन डी इज बिहेवियरल साइकोलॉजी. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बिहेवियरल साइकोलॉजी. मेनली आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं स्किनर का. स्किनर जो है बीएफ स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे वो, और उन्होंने फोकस किया है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे कि किसी के भी बिहेवियर को अगर आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो उसके लिए आप रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद. Option A is functionalism, option B is behaviorism, option C is structuralism and option D is gestalt psychology. तो अंतः निरीक्षण और चेतन अनुभव के संप्रत्यय संबंधित हैं. ऑप्शन ए है प्रकार्यवाद, बी है व्यवहारवाद, सी इज संरचनावाद, ऑप्शन डी इज गेस्टाल्ट मनोविज्ञान. सो अगर आपको याद होगा, सो इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया हुआ है आपका? दैट इज गिवन बाय विलियम वुंट. और विलियम वुंट किस पे फोकस करते हैं, या इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस.
सो चेतना का अध्ययन इन्होंने कहा है साइकोलॉजी को, और ऑल्सो इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। विलियम वुंड। ठीक, अब और इसके अंडर अगर हम बात करें तो विलियम वुंड किस स्कूल को बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। तो अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो उसके अंडर ये हमने डिस्कस किया है पहले भी कि स्ट्रक्चरलिज्म में ही विलियम वुंड ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को डिस्कवर किया था, जिसमें ये बात करते हैं कि थ्रू इंट्रोस्पेक्शन हम अपनी चेतना को, अपने माइंड को, अपनी सेल्फ को स्टडी कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द अबव डाटा और फैक्ट्स, यहां से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है आपके पास अनकॉन्शियस टेंडेंसीज, ऑप्शन बी इज एनवायरमेंट, ऑप्शन सी इज लर्निंग एंड ऑप्शन डी इज सेल्फ। सो साइको एनालिसिस गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, इनके अकॉर्डिंग बिहेवियर कहां से ओरिजिनेट होता है, तो हमारे अनकॉन्शियस डिजायर से। सो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, ऑल्सो आप यहां से याद रख सकते हैं कि इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो का भी कॉन्सेप्ट दिया है। तो जो हम अनकॉन्शियस डिजायर्स की बात कर रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, इड से। मतलब कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जो भी डिजायर्स आती हैं तो फॉर द प्लेजर सीकिंग हम उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। सो अनकॉन्शियस डिजायर्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इड, और यही रीजन है हमारे सभी तरह के बिहेवियर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in which method of study of psychology independent and dependent variables are important elements। मनोविज्ञान के अध्ययन की किस पद्धति में स्वतंत्र और आश्रित चर महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऑप्शन ए इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड, दैट इज अंतर्निरीक्षण विधि। ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट इज प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन सी इज ऑब्जर्वेशनल मेथड, दैट इज अवलोकन विधि। एंड ऑप्शन डी इज केस हिस्ट्री मेथड। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही इस चीज को डिस्कस किया है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सेकंड वन आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड थर्ड वन आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। सो यहां से आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द वन जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, who defined psychology as the science of immediate experience with consciousness being the main subject matter। सो ऐसे समझ सकते हैं कि किसने साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस के साथ या चेतना के साथ कनेक्ट किया है। तो हिंदी में ये हो जाएगा, मनोविज्ञान को तत्कालिक अनुभव जिसमें चेतना को मुख्य विषय वस्तु माना गया है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए इज E.B. टिचनर, ऑप्शन बी इज विलियम जेम्स, ऑप्शन सी इज सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन डी इज विलियम वुंड। सो ये आप याद रख सकते हैं कि साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ किसने रिलेट किया है, तो ये रिलेट किया है विलियम वुंड ने। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज the school of thought in psychology that deals with the function of consciousness। सो मनोविज्ञान में विचार का विद्यालय जो चेतना के कार्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन बी इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ऑप्शन सी इज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ऑप्शन डी इज फंक्शनलिज्म। सो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहां पे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी।
सो साइकोलॉजी के अंडर डिफरेंट स्कूल्स आते हैं जिनके साइकोलॉजी के रिगार्डिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिज्म की, सो ये किस पे फोकस करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ माइंड, या फिर आप कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी आत्मा कह लीजिए, वो कितने बेसिक एलिमेंट से मिल करके बनी है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम डिस्कस करते हैं अंडर स्ट्रक्चरलिज्म। अब यहां पे क्या बात हो रही है कि फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, याद रखिएगा यहां पे स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्टडी करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसी स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, मतलब कॉन्शियसनेस कैसे हमारी काम करती है, वो हम कहां पढ़ते हैं? अंडर फंक्शनलिज्म। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फंक्शनलिज्म। सो इट डील्स विद द फंक्शन ऑफ माइंड, फंक्शन ऑफ माइंड। होपफुली आपको क्लियर हो रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर, संरचना की बात करते हैं कि कैसे हमारा मन जो है या कैसे हमारी चेतना का निर्माण हुआ है। अब उसका फंक्शन क्या है वो हम पढ़ते हैं अंडर फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां से गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की, तो ये हमने अभी बात की थी कि ये परसेप्शन की बात करते हैं कि हम किसी भी चीज की संपूर्ण धारणा कैसे बना सकते हैं, तो ओवरऑल परसेप्शन, इसकी बात करते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है, इनका मेन एम क्या है? टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और याद रख सकते हैं कि ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी पर्सन जो है उसके पास फ्री विल होनी चाहिए, मतलब एक पर्सन जो है वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक डेवलप हो सकता है, बस उसे फ्री विल होनी चाहिए कि वो अपनी आजादी से या अपनी मर्जी से अपने उन एक्सट्रीम पोटेंशियल्स को अटेन कर पाए। तो होपफुली आपको इतना सा क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर हम इनके फादर्स की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है? स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं विलियम वुंट। फंक्शनलिज्म के फादर हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। नेक्स्ट वन इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म में मेन फादर जो है वो माना जाता है अब्राहम मैस्लो को। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म और स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म आप इन्हें कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के फादर हैं मैक्स वर्दीमेयर। ठीक है, तो ये इनके फादर हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं विलियम वुंट, फंक्शनलिज्म के फादर हैं विलियम जेम्स, अब्राहम मैस्लो इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म एंड मैक्स वर्दीमेयर जो हैं ये फादर हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, who rejected the ideas of mind and consciousness as subject matter of psychology। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मन और चेतना के विचारों को किसने अस्वीकार किया है? ऑप्शन ए इज सैडलर, ऑप्शन बी इज वॉटसन, ऑप्शन सी इज जेम्स, ऑप्शन डी इज विलियम वुंट। सो देख सकते हैं यहां से सबसे पहले तो जहां भी कॉन्शियसनेस आता है ना, साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, वहां पे आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं विलियम वुंट को। तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कॉन्शियसनेस किसने बताया है? वो बताया है विलियम वुंट ने। तो ऑप्शन डी तो यहां पर बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं तो अराउंड 18th सेंचुरी विलियम वुंट जो हैं इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था। देन इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया है 20th सेंचुरी में बाय जे बी वॉटसन।
और इन्होंने साइकोलॉजी को क्या कहा है? सो इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो इस अकॉर्डिंग यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। सो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के रूप में मन और चेतना को किसने नकारा है? तो वो नकारा है जेबी वॉटसन ने, और इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट करके अपना आइडिया दिया था दैट साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. The school of psychology whose goal was to identify the basic elements of experience was called. मनोविज्ञान की वह पाठशाला जिसका लक्ष्य अनुभव के मूल तत्वों की पहचान करना था। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म का काम क्या है? बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी करना। फंक्शनलिज्म का काम क्या है? उन बेसिक एलिमेंट्स के फंक्शंस को स्टडी करना। सो ऑप्शंस देख सकते हैं यहां पे। ऑप्शन ए इज एक्सपेरिमेंटलिज्म, ऑप्शन बी इज ड्यूअलिज्म, ऑप्शन सी इज फंक्शनलिज्म एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रक्चरलिज्म। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शनलिज्म। सॉरी, इट्स नॉट फंक्शनलिज्म, इट्स स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि बेसिक एलिमेंट्स की स्टडी करनी है। अगर उन बेसिक एलिमेंट्स के फंक्शंस के बारे में पूछा गया होता तब हम जाते विद फंक्शनलिज्म। तो यहां पे आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. एक्सपेरिमेंटल इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग. सो एक्सपेरिमेंट जो है प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। ऑप्शन ए इज रिजल्ट, ऑप्शन बी इज हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी इज एनालिसिस एंड ऑप्शन डी इज सब्जेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट एज ए मेथड क्या चीज को स्टडी करता है या क्या चीज को टेस्ट करता है? सो दैट इज परिकल्पना, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कोई चीज ना प्री एज्यूम करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि अगर हम ऐसी ऐसी कंडीशंस रखेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो ये होना चाहिए। तो उसी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या करता है? ये स्टडी करता है, ये टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को, दैट इज परिकल्पना। मतलब आपने कोई चीज सोच ली, अब वो सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, उस चीज का वेरिफिकेशन हम कहां से करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. Psychology first lost its soul, then its mind, then it lost its consciousness. It still has behavior of sort. This statement is given by option A is Munn, option B is J.B. Watson, option C is Wordsworth, option D is McDougall. तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया है? तो ये भी एक स्टेटमेंट ही है विच इज गिवन बाय वुड्सवर्थ। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो अगर हम बात करें साइकोलॉजी के एवोल्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले 16th सेंचुरी में आए थे अरिस्टोटल। 1 सेकेंड। 16th सेंचुरी में आए थे अरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहा जाता है। इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा है। ठीक है, 16th सेंचुरी में अरिस्टोटल ने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा था। उसके बाद 17th सेंचुरी में आए पोम्पोनोजी। इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा, दैट इज मन या मस्तिष्क का विज्ञान। देन इन 18th सेंचुरी आए विलियम वुंड, जिन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा, दैट इज चेतना का विज्ञान।
एंड एट लास्ट 20th सेंचुरी में आए थे J.B. वॉटसन। जिन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा। ठीक है, सो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल करते हुए वुड्सवर्थ ने ये कोट दिया है दैट साइकोलॉजी फर्स्ट लूजेस इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी ने इन सभी चीजों का परित्याग करके अब व्यवहार को चुना है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हम साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर पढ़ते हैं। सो यहां से आप याद रखिएगा कि ये कोट या ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है वुड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 19. A knowledge of educational psychology enables the teacher to. शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में सक्षम बनाता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज टीचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपको वो बताना है। ऑप्शन ए इज टू इवेलुएट द प्यूपिल्स बेटर, विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए। ऑप्शन बी इज डिसिप्लिन द प्यूपिल्स बेटर, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। ऑप्शन सी इज टू अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग द प्यूपिल्स बेटर, विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में। ऑप्शन डी इज टू टीच द करिकुलम बेटर, पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से अध्यापन करने में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की नीड क्या है? अकॉर्डिंग टू द अबव ऑप्शंस आपको लगभग सारे ठीक ही लगेंगे, बट इसका आंसर जो है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, टू अंडरस्टैंड द प्यूपिल्स बेटर। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी आप जान पाएंगे कि हर एक प्यूपिल की, हर एक बच्चे की नीड क्या है, और उस नीड के अकॉर्डिंग ही आप जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको प्लान कर सकते हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द लर्नर्स हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is most essential component of experimental method? एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? ऑप्शन ए इज मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी इज ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन सी इज कंट्रोल्ड कंडीशंस एंड ऑप्शन डी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होनी चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दो चीजें आप याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा नेचुरल कंडीशंस में होती है, वेयर एज एक्सपेरिमेंट हमेशा कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है। हर एक परिस्थिति आपके अनुकूल अगर होगी, अगर वो नियंत्रित होगी, तभी आप किसी एक्सपेरिमेंट को बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. लीगल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ. कानूनी मनोविज्ञान डैश की एक शाखा है. ऑप्शन ए इज प्योर साइकोलॉजी, ऑप्शन बी इज अप्लाइड साइकोलॉजी, ऑप्शन सी इज क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन डी इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी. सो अगर हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो दो ब्रांचेस होती हैं साइकोलॉजी की, एक है प्योर साइकोलॉजी एंड अदर वन इज अप्लाइड साइकोलॉजी. ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के दो ब्रांचेस होते हैं जिसमें फर्स्ट वन वी हैव प्योर साइकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज, एक सेकेंड, and other one is applied psychology. अब प्योर साइकोलॉजी कौन सी होती है? जहां पे हम साइकोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं. सो हियर वी स्टडी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी.
जैसे मान लीजिए कि आप किसी के बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। सो फिजिकल डेवलपमेंट का जब हमें पता है कि सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आती है, देन चाइल्डहुड आएगा आपके पास जिसमें अर्ली और लेटर चाइल्डहुड होता है, फिर एडोलेसेंस आती है, फिर एडल्टहुड आता है, फिर उसके बाद ओल्ड एज आती है। तो ये जब हम पैटर्न स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर प्योर साइकोलॉजी। वेयर एज अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, जहां पे हम इन साइकोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड या फिर एरिया में। तो यहां पे आप एप्लीकेशन कह सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब प्योर साइकोलॉजी के अंडर कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास जनरल साइकोलॉजी है, जनरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा, जनरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्योर साइकोलॉजी के, जहां पे हम बेसिक साइकोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अप्लाइड की, सो जहां जहां भी प्रैक्टिकल एरिया में हम अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजिकल नॉलेज को, वो आ जाएंगे टाइप्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेकेंड वन इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम जो भी सिम्टम्स बताएंगे डॉक्टर को, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को हम पे अप्लाई करते हैं। सो दैट इज द अप्लाइड साइकोलॉजी। इसके अलावा जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, तो एक्सपेरिमेंट में आप जितना भी एम, अपरेटस, प्रोसीजर पढ़ लीजिए, बट वो फाइनली आपको परफॉर्म ही करना है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी टाइप हो जाएगी अप्लाइड साइकोलॉजी की। इसके अलावा लीगल साइकोलॉजी, सो लीगल साइकोलॉजी कौन सी होती है, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स के साथ, मतलब ऐसे लोग जो कि लीगल एस्पेक्ट्स के साथ डील करते हो, उनकी साइकोलॉजी को लीगल साइकोलॉजी कहा जाएगा। मेनली आप लॉयर्स कह सकते हैं, जज वगैरह कह सकते हैं वो। इसके अलावा फॉरेंसिक साइकोलॉजी, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। सो बेस्ड ऑन दैट आप यहां से याद रख सकते हैं कि लीगल साइकोलॉजी किसका ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है ये, तो ये आप ध्यान रखिएगा यहां से। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड स्टैंड रिजेक्टेड बाय। आत्म निरीक्षण को विधि के रूप में किसके द्वारा खारिज कर दिया गया? ऑप्शन ए इज फंक्शनल स्कूल, ऑप्शन बी इज गेस्टाल्टिस्ट, ऑप्शन सी इज साइको एनालिस्ट, ऑप्शन डी इज बिहेवियरिस्ट। तो याद रखिएगा, इंट्रोस्पेक्शन को एज अ मेथड रिजेक्ट किया गया है बाय बिहेवियरिस्ट। तो व्यवहारवादी जो हैं, इनके द्वारा इसे रिजेक्ट किया गया है। मेनली इंट्रोस्पेक्शन मेथड विलियम वुंट ने दिया था, और उसको फर्दर किसने रिजेक्ट किया है? जेबी वॉटसन ने, जिन्होंने ये कहा था कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए इज गाल्टन, ऑप्शन बी इज कर्ट लेविन, ऑप्शन सी इज विलियम वुंट, ऑप्शन डी इज वॉटसन। सो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम वुंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा।
कब की थी इस्टेब्लिश? तो 1879 में। और कहाँ की थी? तो लिप्जिग, जर्मनी में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हु सेड दिस? द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर अनलिमिटेड एंड चेंजिंग। यह किसने कहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की सीमाएं असीमित और बदलती हैं? तो ये भी एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? इट इज कॉल्ड बाय गेट्स। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट द सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज। मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु क्या है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो ऑप्शंस देख सकते हैं पहले। ऑप्शन ए इज इड, ऑप्शन बी इज सुपर ईगो, ऑप्शन सी इज एनवायरमेंट एंड ऑप्शन डी इज सेल्फ। सो ह्यूमैनिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को जो बिलोंग करते हैं मेनली अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स, दो ही हैं, याद रखिएगा। सो ह्यूमैनिज्म इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसको कौन बिलोंग करता है? कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स हैं रिगार्डिंग ह्यूमैनिज्म। इनके अकॉर्डिंग अल्टीमेट एम क्या है ह्यूमन बिहेवियर का या ह्यूमन लाइफ का? अल्टीमेट एम क्या है? टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। सो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, इनके अकॉर्डिंग हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करने में कौन मदद करता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट किससे बनते हैं? तो दो चीजों से, आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, जिसको आप सेल्फ इमेज कह सकते हैं। सेल्फ इमेज या पे से रियल सेल्फ भी कह सकते हैं। अब सेल्फ इमेज क्या है? जो हम हैं, मतलब हमारी स्ट्रेंथ कह लीजिए, हमारी वीकनेस कह लीजिए, वो हमारी सेल्फ इमेज है। और आइडियल सेल्फ क्या है हमारी? कि हम किससे इंस्पायर्ड हैं, किसके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस में है, या ऐसे कह लीजिए कि अगर आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज बैलेंस में है, तो उस केस में स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करना पॉसिबल है। तो ऐसे कह लीजिए कि जब आइडियल सेल्फ इज इक्वल टू द रियल सेल्फ, जिसको आप सेल्फ इमेज कह सकते हैं, देन हमें क्या प्राप्त होता है? दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप आत्म सिद्धि कह सकते हैं। तो सेल्फ जहां भी आए, आप ह्यूमैनिज्म के साथ जा सकते हैं, कार्ल रॉजर्स के साथ जा सकते हैं, अब्राहम मैस्लो के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस्टॉल्ट इज अ डैश वर्ड। गेस्टॉल्ट एक डैश शब्द है। ऑप्शन ए इज जर्मन, ऑप्शन बी इज लेटिन, ऑप्शन सी इज पर्शियन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो याद रखिएगा, गेस्टॉल्ट जो है ये एक जर्मन वर्ड है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी या गेस्टॉल्टिज्म इज ऑल्सो अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। गेस्टॉल्टिज्म ये एक स्कूल है साइकोलॉजी का, जिसके फाउंडर कौन है? इसके फादर हैं मैक्स वर्दिमिर। मैक्स वर्दिमिर इसके फादर हैं। अगर हम इसके एक्सपोनेंट्स की बात करें, या आप ऐसे कह सकते हैं कि और गेस्टॉल्टवादी कौन कौन थे, तो एक तो हो गए मैक्स वर्दिमिर, इसके अलावा कोहलर, पूरा नाम है इनका वॉल्फगैंग कोहलर। थर्ड वन कोफका एंड कर्ट लेविन।
ये चार हमारे पास गेस्टाल्टिस्ट हैं और ये चारों के चारों जर्मनी को बिलोंग करते हैं। तो यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो ये हुआ है जर्मनी से, तो याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लर्निंग एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर ए टीचर बिकॉज, एक शिक्षक के लिए शिक्षक मनोविज्ञान का अधिगम आवश्यक है क्योंकि टीचर कैन एक्वायर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी, शिक्षक विषय योग्यता हासिल कर सकता है। टीचिंग स्किल्स कैन बी एनहांस्ड, शिक्षण कौशल को बढ़ाया जा सकता है। टीचर कैन प्लान एप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटेजीज सुटेबल टू द लर्नर, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी इज प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर कैन बी एंश्योर्ड, शिक्षक का व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन में कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत क्या है टीचर्स के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि एक क्लास में डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे रहते हैं और हर एक बच्चे की अलग अलग नीड्स होती हैं। तो अगर एक टीचर उन सभी बच्चों की नीड्स को समझ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या जो लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं टीचर उनको प्लान कर सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्यों जरूरत है, ताकि शिक्षक विद्यार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम रणनीतियों की योजना बना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है। ऑप्शन ए इज एक्सट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी इज इंट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन सी इज ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी इज एक्सपेरिमेंटेशन। सो मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड जो है दैट इज द एक्सट्रोस्पेक्शन, सॉरी इट्स इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इट इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। याद रखिएगा दो तरह के मेथड्स होते हैं, सब्जेक्टिव मेथड्स एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स। सब्जेक्टिव मेथड इंट्रोस्पेक्शन क्यों है, क्योंकि जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तब हम निरीक्षण अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। कहने का मतलब कि जो हमने वेरीफाई, ऐसे कह लीजिए कि जैसे मैं अपनी अगर इंट्रोस्पेक्शन कर रही हूं तो मैंने अपने बारे में जो जो भी पॉइंट्स फाइंड किए हैं उनको वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर हम जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं उनकी बात करें तो वहां पे चीजों को वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर हम आउटर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन करने वाले और बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन मेथड में जो भी आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने बारे में जानते हैं या अपने बारे में बता रहे हैं, उसको फर्दर कोई भी वेरीफाई करने वाला नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। तो ये व्यक्तिपरक विधि है, आप ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following school emphasized on learning by insight? Option A is psychoanalytical theory, option B is behaviorism, option C is connectionism, option D is gestalt theory. निम्नलिखित में से किस स्कूल ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम पर जोर दिया है। ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है संबंधवाद, ऑप्शन डी है गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो यहां से आप याद रखिएगा कि लर्निंग बाय इंसाइट का कॉन्सेप्ट जो है ये गेस्टाल्ट थ्योरी के द्वारा दिया गया है या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्टिस्ट में भी जो हमने चार बात की, मैक्स वर्दीमेयर, वॉल्फगैंग कोहलर, कॉफका एंड कर्ट लेविन, तो उनमें से जो कोहलर हैं, कोहलर के द्वारा वॉल्फगैंग कोहलर, इनके द्वारा इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी गई है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो परसेप्शन और इंसाइटफुल लर्निंग इस पर फोकस करती है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म की तो ये दी गई है बाय थॉर्नडाइक। और कब दी गई है, तो 1910 में, 1910 में थॉर्नडाइक के द्वारा कनेक्शनिज्म थ्योरी दी गई है। बाकी बिहेवियरिज्म का हमें पता ही है, 20th सेंचुरी में जेबी वॉटसन आए थे, उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा है। एंड ए इज योर साइको एनालिटिकल थ्योरी। सो साइको एनालिटिकल थ्योरी ये दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी प्रमोट्स
बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए इज एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शन बी इज गिवन प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन सी इज रॉट मेमोराइजेशन, ऑप्शन डी इज लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसको बढ़ावा देता है? पाठ्य पुस्तकों पर विशेष निर्भरता, बच्चों के अनुभवों को प्रधानता, रटना, या फिर छात्रों का उनकी क्षमता के आधार पर लेबलिंग या वर्गीकरण करना। तो देखिए, बच्चों की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको लेबल नहीं किया जा सकता। हर एक बच्चे में पोटेंशियल होता है डेवलप होने का, बस हमें वो रास्ता ढूंढना है या हमें वो स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट करनी है जिसके थ्रू हम बेस्ट वे में किसी बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर था हमारे पास रोट मेमोराइजेशन। तो रट्टाफिकेशन को तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है। जब भी लर्निंग कराई जाए बच्चों को तो वो हमेशा विद अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए है एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक्स पर हम सिर्फ कुछ हद तक ही निर्भर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा निर्भरता उस पर नहीं की जा सकती। सो बेस्ड ऑन दैट आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का क्या मतलब है कि हम सबसे पहले बच्चों की जो जरूरतें हैं या उनके जो अनुभव हैं उनको प्रधानता देंगे। तो बच्चों के लिए लर्निंग उन्हीं के वे में, उन्हीं के तरीके से। सो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।